नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, करेंगे इस कार्यक्रम में सिर्फ किसान की बात। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर बिंदी अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को मूंग की उन्नत किस्में एवं सस्य क्रियाओं के साथ साथ एकीकृत कृषि प्रणाली की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में मौसम खबर। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका आय वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाई जाने वाली मूंग की उन्नत किस्मों एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर मुरलीधर जी। आज हम गर्मी के मूंग के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। इसमें पहली ये होती है कि वैरायटी और सीजन। किसान ये गलती कर लेते हैं कि सही वैरायटी सही सीजन में नहीं लगाते हैं। जो गर्मी में लगाने वाला मूंग होता है वो 55 से 60 दिन के अंदर पक जाती है, लेकिन किसान अगर गलत बीज डाल देंगे, जो करीब की होगी या रबी की होगी, वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। किसान को ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो वैरायटी का चयन होता है उसमें बहुत सतर्कता बरतनी होती है। और दूसरा चीज ये होता है कि किसान गर्मी के मूंग में किसान ये गलती कर लेता है कि जिसकी बुआई का जो टाइम होती है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें अगर किसान लगभग अगर 10-15 दिन भी लेट कर लेता है बुआई के टाइम पे, तो ये अपनी जो लास्ट में जो इसकी यील्ड आती है उसके ऊपर असर पड़ता है। जो गर्मी के मूंग की टाइम है बुआई का, अप्रैल 5 से अप्रैल 10 के बीच में इसकी बुआई हो जाना चाहिए। और किसान अगर लेट कर लेता है, अगर अप्रैल 20-25 के बाद बुआई करता है, तो हर एक दिन वो यील्ड में अफेक्ट कर देती है। उसके बाद किसान क्या कर लेता है कि इसमें जो खाद प्रबंधन होता है, तो उसमें किसान को अपनी मिट्टी का जांच करके फिर खाद प्रबंधन कर लेना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो किसान है जिसमें अगर गेहूं लगी हुई है तो नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ता है, उस खेत में जरूरत पड़ती है जिंक की। तो जिंक को उस खेत में अप्लाई करना होता है। जो मिट्टी का टेस्ट कर लेंगे उसमें ये पता चल जाता है कि क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। उसके अलावा और एक चीज होती है गर्मी के मूंग में कि जो मूंग की जो इरिगेशन होती है, जो पानी देना होता है मूंग में, जब आप इरिगेशन दे के पलेवा करके जो मूंग की तैयारी कर लेते हैं, मूंग की बुआई कर लेते हैं, पहले 20 से 25 दिन तक पानी नहीं देना चाहिए। अगर इस 20 के 25 दिन में आप पानी देंगे तो वो सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लेगा और उसमें यील्ड में अफेक्ट कर लेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब उसकी जो फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तब पानी नहीं देना चाहिए। तब 60 से 65 दिन के अंदर आपकी फसल पक के काटने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके अलावा जो गर्मी का मूंग का और एक होता है कि कीट का जो प्रकोप होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगल बगल में कोई भी फसल नहीं होता, सिर्फ मूंग ही होता है। उसके कारण क्या होता है, सारे जो जितने भी कीड़े हैं वो सारे मूंग में आके अपने अंडा देना शुरू कर देते हैं। तो किसान को ईच अंतराल में जाके अपने फसल को चेक करना पड़ेगा कि कीड़े मकोड़े का क्या प्रकोप है। तो उसमें रिकमेंड हम ये करते हैं कि 20-25 दिन के अंतराल में एक जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अच्छे से किसान कर लेगा, तो इसमें कीट प्रकोप का प्रबंधन हम आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो वैरायटी का हम बात कर रहे थे, जो मेजर वैरायटी हमारे पूसा से विकसित है वो 1641 है और वो गर्मी के सीजन के लिए विकसित किया गया है और हमारे पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है हमारे पूसा संस्थान में इसकी बीज उपलब्ध है। आप किसान इसका बीज हमारा पूसा संस्थान से ले सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो रोग निरोधक शक्ति ज्यादा है, लेकिन MYMB जो बाकी रोग है रोग नहीं आता है।
और इसकी बुआई जो है लगभग 10 से 15 अप्रैल तक इसकी बुआई कर लेना चाहिए। और ये जो वैरायटी है ये हमारी जो है दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए रिलीज किया गया है और इसकी जो है बहुत सारे किसान इसको अलग अलग प्रांत में परीक्षा की है और इसका अच्छा यील्ड किसान ने लिया है। किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली जिसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसे अपनाकर लघु एवं सीमांत किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय के साथ साथ इस प्रणाली से मिलने वाले विभिन्न उत्पाद पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। पूसा संस्थान ने ऐसा ही एक समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल तैयार किया है जिसमें फसलों के साथ साथ फल, सब्जी, मत्स्य, मुर्गी इत्यादि की खेती की जाती है। इन सभी घटकों का लाभदायक समायोजन किस प्रकार किया जाता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। जिन हमारे किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है या 2.5 किले आपके पास खेत है, तो उसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल आप स्थापित कर सकते हैं और उसके अनुसार जो है 7000 मीटर स्क्वायर एरिया में आप फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसे धान वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, सब्जियां हैं, फूलों के साथ साथ जो है, और इसी के साथ साथ 0.1 हेक्टेयर यानी 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आप मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक डकरी जो खाकी कैम्बेल प्रजाति के नाम से फेमस है, उसको भी इस घटक में ले सकते हैं। और चौथा है पोल्ट्री, क्योंकि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो 32 पक्षियों के लिए जो है डक के लिए है, 50 पक्षियों के लिए है, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए है। और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो लाभदायक समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का जो हमारा डेयरी पालन है। डेयरी पालन 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से हम 3 क्रॉस ब्रीड गाय की जो है संस्तुति करते हैं। 0.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आप बागवानी की लगा सकते हैं, जिसमें आम है, अमरूद है, पपीता है, केला है, किन्नू है, अनार है, इसको आप स्थापित कर सकते हैं। तो समन्वित कृषि प्रणाली का मेन उद्देश्य है कि एक तो जो फार्म फैमिली है उसको कैसे न्यूट्रिशन, गुणवत्ता युक्त न्यूट्रिशन मिले, उसकी हम बात करते हैं। दूसरा मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। और तीसरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी आय एवं साल भर आपके रोजगार की हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समन्वित कृषि प्रणाली से जो मुख्य जो घटक है डेयरी, जिससे कि 1,61,000 जो है शुद्ध आय होता है। फसलों से संबंधित आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1,04,000 रुपया जो है शुद्ध आय होती है। उसके बाद जो है मछली से हमारा करीब 30 से 35,000 रुपया आय होता है। तो आपको नटसल में मैं बताना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है कि शुद्ध आय के रूप में आपका 3,87,000 रुपया हमारे फार्म फैमिली को आय मिल जाता है। उसके साथ साथ पूरे साल आपको एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो 365 दिन एक हमारे फार्म फैमिली की जो है रोजगार मिल जाता है। और पूरे साल जो फार्म फैमिली है यानी 5 से 6 जो है मेंबर हैं, उनको हम लेकर चलते हैं, तो उनके लिए पोषक जो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो पूरे साल आपको जो है पोषण सुरक्षा हो जाता है। कई बार देखा गया कि हमारी फसल जो है कटाई के लिए तैयार है, उस समय बेमौसम बारिश हो जाना, ओले गिर जाना, तो हमारी जो फसल होती है उससे नुकसान हो जाती है। तो जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के दूसरे जो घटक हैं या इंटरप्राइजेज की हम बात करते हैं, तो उससे आप जो है उसको मीट आउट कर सकते हैं। पोल्ट्री के जो फीड हैं उसमें आते हैं या आपके डकरी के आते हैं, तो वो मछलियों को खाने के रूप में बहुत ही उपयोगी होता है। तालाब के पानी में 30 से 35 दिन बाद अगर आपको लग रहा है किसान भाई कि पानी से जो है स्मेल आ रही है, तो इसको पुनः जो है आप सिंचाई के रूप में ले सकते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि 30 से 35% जो हम उर्वरक डालते हैं उसकी सिंचाई के द्वारा जो है हम कम कर सकते हैं। इस जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के माध्यम से जो है किसान भाई इसी के, क्योंकि हमको कोई चीज़ बाहर से नहीं लाना है, विद इन सिस्टम के अंदर ही सारा चीज़ें हमको करना है। क्योंकि डेयरी है तो उसके लिए हरा चारा चाहिए, शुष्क चारा चाहिए, तो इसी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से हम जो है उसको जो है मीट आउट करते हैं, चाहे चारे के रूप में, चाहे मक्के के रूप में, चाहे बरसीम के रूप में, चाहे गेहूँ के रूप में, चाहे आपका धान के रूप में। तो पूरे साल भर किसान भाई इससे आय आपको मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। और इसका मेन है कि 800 से लेके 1,000 प्रतिदिन हमारे किसान भाइयों को आय मिलती रहे, जिससे कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे किसान भाइयों की दिनचर्या जो है चलती रहे।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। जयपुर राजस्थान से कृष्णकांत मीना जी ने नींबू में पत्तियों के मुड़कर झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ माइनर नाम के कीट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अजमेर राजस्थान से राजेंद्र सिंह जी ने प्याज के पत्तों में पीलेपन एवं सिकुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फाइलियम झुलसा नामक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु ट्राइसाइक्लाजोल या प्रोपिकोनाजोल की 300 ग्राम मात्रा को स्टिकर की 200 मिलीलीटर मात्रा के साथ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। भोपाल मध्य प्रदेश से जितेंद्र सेन जी ने पपीते में विकृत फलों के बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पर परागण नहीं होने की समस्या प्रतीत हो रही है। इसके समाधान हेतु 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार प्लेनोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद से शिव प्रताप सिंह जी ने फॉल आर्मी वॉर्म के रासायनिक नियंत्रण हेतु सवाल पूछा है। फॉल आर्मी वॉर्म के नियंत्रण हेतु स्पेंटोराम की 100 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरामफ्रालिनिप्रोल की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में ज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गंगई, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 13 से 15 अप्रैल के दौरान उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल में 13 से 17 अप्रैल के दौरान तेलंगाना, केरल, माहे, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 13 अप्रैल को जम्मू राजस्थान में, 13 और 14 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, 14 अप्रैल को उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।